नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका रात का सुहाना सफर में। सोहनपुर गांव की सुबह हमेशा एक सी लगती थी, लेकिन उस सुबह हवा में कुछ अलग सा बोझ था। सूरज निकल तो आया था, पर उसकी रोशनी में गर्माहट कम और थकान ज्यादा थी। कच्चे रास्तों पर बैलों के खुरों की आवाज गूंज रही थी, और खेतों की मेड़ों पर खड़े किसान दूर दूर तक फैली जमीन को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अपना बिछुड़ गया हो। यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, यही उनकी सांस थी, यही उनका भविष्य था। मगर इस जमीन पर उनका हक नाम भर का था। असली मालिक था जमींदार रघुवीर सिंह, जिसकी हवेली गांव के बीचों बीच पहाड़ी की तरह खड़ी थी। ऊंची दीवारें, बड़ा फाटक और अंदर ऐसा ठाठ कि देखकर ही आदमी खुद को छोटा महसूस करे। रघुवीर सिंह का नाम गांव में ऐसे लिया जाता था जैसे कोई कानून हो। उसके सामने न सवाल उठते थे, न दलील चलती थी। उसकी मूंछों का ताव और आंखों का घमंड साफ बता देता था कि उसे किसी की मजबूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव के लोग कहते थे, यहाँ सूरज बाद में निकलता है, पहले जमींदार की मर्जी चलती है। रघुवीर सिंह के लिए किसान सिर्फ मेहनत करने वाले हाथ थे, इंसान नहीं। लगान समय पर न पहुंचे तो खेत छिन सकते थे, बैल बिक सकते थे, और कभी कभी तो घर भी। उसके दरबार में बैठना किसी सजा से कम नहीं लगता था। चारों ओर खड़े सिपाही, सामने ऊंची कुर्सी पर बैठा जमींदार और नीचे सिर झुकाए किसान, यही रोज का दृश्य था। रघुवीर सिंह को अपनी ताकत पर नाज था, क्योंकि पीढ़ियों से यही चला आ रहा था। उसके पिता ने भी किसानों को इसी तरह दबाया था, और दादा ने भी। उसके लिए यह अन्याय नहीं, परंपरा थी। वह अक्सर कहता, अगर हम न हों तो ये लोग भूखे मर जाएं। लेकिन उसे यह नहीं दिखता था कि जिन हाथों से वह अन्न उगवाता है, वही हाथ सबसे ज्यादा खाली पेट सोते हैं। इसी गांव के एक कोने में रहता था हीरालाल। उसका घर मिट्टी और खपरेल से बना था। बारिश में टपकता, गर्मी में तपता, लेकिन फिर भी उसमें सुकून था। हीरालाल उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा समझ थी। उसने बचपन से ही गरीबी देखी थी, कभी माँ की सूनी आंखें, कभी पिता की टूटी कमर। पिता खेत में काम करते करते चल बसे थे, और माँ कुछ सालों बाद। तब से हीरालाल अकेला था, पर कमजोर नहीं। वह कम बोलता था, ज्यादा सुनता था, और सबसे ज्यादा सोचता था। गांव के लोग उसे सीधा साधा समझते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी खामोशी के पीछे कितनी गहरी सोच छिपी है। वह जानता था कि ताकत से ताकत को हराया जा सकता है, लेकिन अक्ल से ताकत को झुकाया भी जा सकता है। उस साल बारिश ने धोखा दिया। बादल आए, गरजे, लेकिन बरसे नहीं। खेत सूखे रह गए, और फसल आधी भी ना हो पाई। किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। हर कोई जानता था कि अब जमींदार का दरबार लगेगा और लगान मांगा जाएगा। हीरालाल भी जानता था कि यह साल बाकी सालों जैसा नहीं होगा। उसने रातों को जाग जाग कर हिसाब लगाया, कितनी फसल हुई, कितना अनाज बचेगा, और लगान देने के बाद क्या बचेगा। जवाब हमेशा एक सा आता, कुछ भी नहीं। फिर भी वह डर नहीं रहा था। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। वह समझ चुका था कि अगर इस बार भी सब चुप रहे तो आने वाले साल और भी बदतर होंगे। दरबार का दिन आया। गांव के सारे किसान हवेली के आंगन में इकट्ठा थे। कोई आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रघुवीर सिंह अपनी कुर्सी पर बैठा, जैसे राजा अपनी प्रजा को देखता है। उसने बिना किसी भूमिका के कहा, लगान तैयार है ना? किसी ने धीरे से कहा, मालिक, इस साल फसल कम हुई है। यह सुनते ही जमींदार की आंखें तमतमा गईं। फसल कम हुई है तो क्या हुआ? जमीन मेरी है, लगान पूरा चाहिए। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी। किसान एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई बोला नहीं। तभी हीरालाल ने 2 कदम आगे बढ़कर सिर उठाया। यह छोटा सा कदम पूरे आंगन को हिला देने वाला था। लोगों की सांसें थम गईं। हीरालाल ने शांत आवाज में कहा, मालिक, अगर जमीन आपकी है तो उस पर उगने वाला अनाज भी आपका है। लेकिन अगर फसल ही नहीं हुई तो हम क्या दें? यह सवाल साधारण था, लेकिन उसमें छिपी सच्चाई गहरी थी। रघुवीर सिंह को किसी ने कभी इस तरह सवाल नहीं किया था। वह पल भर को चुप रहा, फिर हंस पड़ा, कठोर और घमंडी हंसी। तू मुझे सिखाएगा? उसने कहा। बहुत होशियार बनता है। उसने सिपाहियों की ओर देखा, लेकिन फिर हाथ से इशारा कर उन्हें रोक दिया।
शायद उसे लगा कि अभी सजा देने से ज्यादा मजा अपमान में है। जाओ, उसने कहा, लेकिन याद रखना, लगान न देने का अंजाम अच्छा नहीं होता। गांव लौटते समय किसान डर में थे, लेकिन हीरालाल के मन में डर नहीं था। उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसने आसमान की ओर देखा, सूखे बादलों को देखा और फिर खेतों की ओर। उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आई, बेटा, जो मिट्टी को समझ ले वह जिंदगी को समझ लेता है। उस दिन उसने तय कर लिया कि वह अब सिर्फ सहने वाला किसान नहीं रहेगा। वह लड़ाई करेगा, लेकिन वैसी लड़ाई नहीं जिसमें खून बहे। उसकी लड़ाई होगी धैर्य की, समझदारी की और समय की। वह जानता था कि जमींदार की सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड है, और घमंड हमेशा अपनी ही आग में जलता है। रात को हीरालाल अपने आंगन में बैठा था। दूर से हवेली की रोशनी दिख रही थी, जैसे कोई आंख लगातार गांव को देख रही हो। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, उसे हथेली में रगड़ा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अभी खेल शुरू हुआ है। उसे नहीं पता था कि आगे कितने कांटे आएंगे, कितनी बार उसे झुकना पड़ेगा, लेकिन उसे यह यकीन था कि अगर अक्ल सही हो तो सबसे ऊंची दीवार में भी दरार पड़ सकती है। उस रात सोहनपुर सो रहा था, लेकिन एक किसान जाग रहा था, और उसी जागते हुए मन से एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो आने वाले दिनों में पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। अगली सुबह गांव में हलचल कुछ ज्यादा ही थी। लोग रोज की तरह खेतों की ओर तो जा रहे थे, लेकिन कदमों में वही पुरानी लय नहीं थी। हर चेहरे पर एक अनकहा सवाल तैर रहा था, अब क्या होगा? जमींदार के दरबार में जो हुआ था उसकी चर्चा चूल्हों से लेकर खेतों तक फैल चुकी थी। कोई कहता हीरालाल ने बहुत बड़ा जोखिम ले लिया, तो कोई धीमी आवाज में कहता किसी को तो बोलना ही था। हीरालाल अपने बैल के साथ खेत की मेड़ पर खड़ा मिट्टी को देख रहा था। वह जानता था कि जमींदार आज चुप बैठने वाला नहीं है। रघुवीर सिंह जैसे लोग अपमान को भूलते नहीं, वे उसे लौटाने का मौका ढूंढते हैं। हीरालाल के मन में डर नहीं था, लेकिन सावधानी जरूर थी। उसे समझ आ गया था कि अब हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि जमींदार की ताकत सीधी नहीं, टेढ़ी चालों में दिखाई देती है। रघुवीर सिंह भी उस रात ठीक से सो नहीं पाया था। उसे नींद में भी हीरालाल का चेहरा दिख रहा था, शांत, बिना डर के, सवाल करता हुआ। इतने सालों में किसी किसान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की थी। उसके भीतर का घमंड उसे बार बार याद दिला रहा था कि अगर उसने इस किसान को सबक नहीं सिखाया तो बाकी लोग भी सिर उठाने लगेंगे। सुबह होते ही उसने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, हीरालाल के खेतों का हिसाब निकालो, देखो कहां कहां से उसे दबाया जा सकता है। मुनीम मुस्कराया, क्योंकि वह जानता था कि जमींदार की मंशा क्या है। कानून, कागज और हिसाब, ये सब जमींदार के हथियार थे, जिनसे वह बिना हाथ गंदे किए लोगों को झुका देता था। दोपहर तक खबर फैल गई कि हीरालाल के नाम पर जमींदार की जमीन का बकाया निकला है। यह सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए, क्योंकि हीरालाल हमेशा समय पर लगान देता आया था। लेकिन कागजों में वही सच होता है जो ताकतवर लिखवाता है। जमींदार के सिपाही जब हीरालाल के घर पहुंचे और उसे दरबार में बुलाने लगे, तो उसकी आंखों में न घबराहट थी न गुस्सा। उसने सिर्फ अपनी पगड़ी ठीक की और साथ चल पड़ा। रास्ते में कई लोग मिले, जिन्होंने उसे रोककर कहा, भाई माफी मांग ले, वरना बुरा होगा। हीरालाल ने बस इतना कहा, अगर आज झुक गया तो उम्र भर झुकना पड़ेगा। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें वह सच्चाई थी जिसे हर कोई महसूस कर रहा था। दरबार में माहौल पहले से ज्यादा सख्त था। रघुवीर सिंह ने कागज हवा में लहराते हुए कहा, देख, तेरे नाम पर पिछला बकाया निकला है। जमीन मेरी है और तू उस पर खेती करता है। नियम तो नियम होता है। हीरालाल ने कागजों को देखा, पढ़ा और फिर शांति से बोला, मालिक, अगर हिसाब गलत है तो सच सामने आना चाहिए। मुझे 3 दिन दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि यह बकाया झूठा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक किसान इस तरह समय मांग सकता है। रघुवीर सिंह ने ठहाका लगाया, लेकिन भीतर कहीं उसे यह आत्मविश्वास चुभ रहा था। उसने सोचा, 3 दिन में यह क्या कर लेगा, और अगर कुछ कर भी लिया तो आखिरकार जमीन तो मेरी ही है। उसने अनुमति दे दी।
यह सोचकर कि किसान खुद ही फंस जाएगा। इन 3 दिनों में हीरालाल ने जो किया वह किसी को दिखाई नहीं दिया। वह सुबह खेत में जाता, शाम को लौटता, लेकिन रात को वह गांव के बुजुर्गों के पास बैठता, पुराने किस्से सुनता, जमीन के पुराने बंटवारे की बातें करता। उसे पता था कि रघुवीर सिंह के दादा के समय कुछ जमीनें ऐसी थीं जिनका पूरा हिसाब कभी ठीक से दर्ज नहीं हुआ। उसने पुराने दस्तावेज ढूंढे, धूल में दबे कागजों को पढ़ा और धीरे धीरे एक तस्वीर साफ होने लगी। यह लड़ाई खेत की नहीं थी, यह कागज और सच्चाई की थी। वह समझ गया था कि जमींदार की ताकत उसी व्यवस्था में है और उसी व्यवस्था में उसकी कमजोरी भी छिपी है। तीसरे दिन जब वह दरबार में पहुंचा तो उसके हाथ में कुछ पुराने कागज थे। उसने बिना घबराए उन्हें सामने रखा और बोला, मालिक, यह जमीन आपके दादा के समय गांव वालों को खेती के लिए दी गई थी। इसका कोई लिखित लगान तय नहीं था। यह कागज उसी का सबूत है। रघुवीर सिंह का चेहरा सख्त हो गया। उसने कागज देखे, मुनीम को बुलाया और पहली बार उसके चेहरे पर उलझन दिखी। यह उम्मीद उसे नहीं थी। दरबार में बैठे किसान पहली बार सीधे होकर बैठने लगे। उन्हें लगा जैसे किसी ने बंद खिड़की थोड़ी सी खोल दी हो। रघुवीर सिंह ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, मान लिया, इस बार तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन याद रखना, यहां नियम मैं बनाता हूं। हीरालाल ने सिर झुकाया, लेकिन यह झुकना डर का नहीं, रणनीति का था। वह जानता था कि यह जीत पूरी नहीं है, लेकिन शुरुआत जरूर है। गांव लौटते समय उसके भीतर एक अजीब सा सुकून था। उसने महसूस किया कि सच अगर धैर्य के साथ सामने लाया जाए तो सबसे ऊंची आवाज भी कुछ पल के लिए खामोश हो सकती है। उस रात गांव में एक नई चर्चा थी। लोग चुपचाप हीरालाल को देखने लगे थे, अब सिर्फ एक किसान की तरह नहीं, बल्कि उम्मीद की तरह। और हीरालाल यह भी समझ रहा था कि अब उसका रास्ता आसान नहीं रहेगा। जमींदार की नजर उस पर और तेज हो चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा, सितारों को देखा और मन ही मन कहा, यह लड़ाई लंबी है, लेकिन अंत सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का होगा। सोहनपुर फिर से सोने लगा, लेकिन इस बार नींद में भी एक नई करवट थी, ऐसी करवट जो बदलाव की आहट देती है। अगले कुछ दिनों तक गांव की हवा बदली बदली रही। लोग काम में लगे रहते, लेकिन मन कहीं और भटकता। खेतों में हल चलते, पर हर लकीर के साथ एक नई उम्मीद भी खिंचती। हीरालाल अब पहले जैसा नहीं रह गया था। लोग उससे बात करते समय रुक जाते, उसकी आंखों में कुछ खोजते। वह पहले की तरह ही सुबह सुबह उठता, बैलों को चारा देता, खेत जोतता, लेकिन अब उसकी खामोशी में डर नहीं, एक ठहराव था। वह जानता था कि जमींदार ने अभी हार नहीं मानी है। ऐसे लोग एक बार झुकते हैं, मगर टूटते नहीं, बल्कि और सख्त हो जाते हैं। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि संभल कर चलो, लेकिन हीरालाल के मन में एक साफ बात बैठ चुकी थी, अगर अब पीछे हटा तो न सिर्फ वह, बल्कि पूरा गांव फिर उसी अंधेरे में लौट जाएगा। रघुवीर सिंह ने भी अपने भीतर उथल पुथल महसूस की। बाहर से वह शांत दिखता था, लेकिन अंदर एक आग सुलग रही थी। उसे यह बात खाई जा रही थी कि एक साधारण किसान ने उसे सबके सामने असहज कर दिया। उसने सोचना शुरू किया कि सीधे टकराव से ज्यादा असरदार तरीका क्या हो सकता है। उसने गांव के कुछ ऐसे लोगों को याद किया जो हमेशा उसके करीब रहे थे, कभी लालच से, कभी डर से। उसने उन्हें बुलवाया, उनसे कहा कि गांव में यह बात फैलाओ कि हीरालाल ज्यादा चालाक बन रहा है, कि उसका हक मांगना बाकी किसानों के लिए मुसीबत बन सकता है। धीरे धीरे कुछ लोगों के मन में शंका के बीज बोए जाने लगे। कोई कहने लगा, अगर जमींदार नाराज हो गया तो नुकसान हम सबका होगा। तो कोई बोला, हीरालाल अपने लिए लड़ रहा है, हमारे लिए नहीं। यह वही चाल थी जिसमें जमींदार माहिर था, लोगों को आपस में बांट देना। हीरालाल ने यह सब महसूस किया, लेकिन उसने किसी से बहस नहीं की। वह जानता था कि बहस से बात बिगड़ती है, और समय से पहले सच्चाई बताने से भी। उसने किसानों से बस इतना कहा, मैं जो कर रहा हूं वह अकेले मेरे लिए नहीं है। अगर गलत होगा तो सबसे पहले मुझे नुकसान होगा। उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था। उसने खेतों में सबके साथ काम किया, बीमार किसान के घर अनाज भिजवाया, और जिनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी उनके साथ बैठकर देर तक चुप रहा। कभी कभी चुप रहकर साथ बैठना भी बहुत कुछ कह जाता है।
धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि हीरालाल की लड़ाई किसी कुर्सी या नाम के लिए नहीं, बल्कि उस इज्जत के लिए है जो वर्षों से उनसे छीनी जा रही थी। इसी बीच जमींदार ने एक नया फरमान जारी किया। उसने कहा कि अगले मौसम से पानी का बंटवारा नए नियमों से होगा और जिन किसानों पर भरोसा नहीं है उन्हें आखिर में पानी मिलेगा। यह सीधी धमकी थी, लेकिन कागज में लिखी हुई, ताकि कोई उंगली ना उठा सके। गांव में अफरा तफरी मच गई। पानी बिना खेती का सपना अधूरा होता है। कुछ लोग डरकर जमींदार के पास पहुंचे और बोले कि वे हीरालाल से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। रघुवीर सिंह ने मन ही मन राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसकी चाल काम कर रही है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि डर के पीछे भी एक सीमा होती है, और जब वह सीमा टूटती है तो डर गुस्से में बदल जाता है। हीरालाल ने इस बार चुप रहने की बजाय सबको एक शाम पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया। कोई औपचारिक सभा नहीं थी, बस गांव की चौपाल। उसने किसी को भड़काने वाले शब्द नहीं बोले। उसने सिर्फ अपने पिता की कहानी सुनाई, कैसे वह हर साल मेहनत करता, लगान देता और फिर भी कर्ज में डूबता गया। उसने कहा कि पानी, जमीन और मेहनत, इनमें से अगर एक भी किसी और के हाथ में हो तो किसान कभी आजाद नहीं हो सकता। उसकी आवाज में न गुस्सा था न आंसू, लेकिन सच्चाई थी। लोग सिर झुकाए सुनते रहे। उस रात कई लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि वे सिर्फ जमींदार से नहीं, बल्कि अपनी ही चुप्पी से हारते आए हैं। रघुवीर सिंह को जब यह खबर मिली तो वह तिलमिला उठा। उसने सोचा था कि किसान डर कर बिखर जाएंगे, लेकिन यहाँ तो वे जुड़ते जा रहे थे। उसने सिपाहियों को भेजकर चौपाल तोड़वाने की बात सोची, फिर रुक गया। उसे समझ आ गया था कि अब हर जोर जबरदस्ती उसके खिलाफ जाएगी। उसने अपने पुराने संपर्कों को याद किया, तहसील, अदालत, कागज। उसने एक नया मुकदमा तैयार करवाया जिसमें हीरालाल पर जमीन हड़पने का झूठा आरोप था। कागज पूरे थे, गवाह खरीदे हुए थे। उसे यकीन था कि इस बार किसान बचेगा नहीं। जब नोटिस हीरालाल के हाथ में पहुंचा तो उसने उसे ध्यान से पढ़ा और एक लंबी सांस ली। उसे पता था कि यह रास्ता कठिन है। अदालत, शहर, वकील, ये सब किसान की दुनिया से दूर की चीजें थीं, लेकिन उसने हार मानने का नहीं सोचा। उसने गांव वालों से मदद नहीं मांगी, सिर्फ इतना कहा कि अगर वह कुछ दिनों के लिए बाहर जाए तो खेतों का ध्यान रख लें। जाते वक्त उसने मिट्टी को छुआ और मन ही मन कहा कि चाहे जो हो, वह झूठ के आगे झुकेगा नहीं। गांव के कुछ लोग डर से दूर हो गए, कुछ ने चुपचाप उसे शुभकामनाएं दी। हीरालाल जब गांव से निकला तो सोहनपुर पीछे छूटता गया, लेकिन उसके भीतर गांव और ज्यादा गहरा बैठ गया। उसे नहीं पता था कि शहर में क्या होगा, अदालत में क्या फैसला आएगा, या जमींदार और कितनी चालें चलेगा, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अब यह लड़ाई सिर्फ एक किसान और एक जमींदार की नहीं रही। यह उस सवाल की लड़ाई बन चुकी थी जो हर खेत, हर घर और हर मन में गूंज रहा था। क्या मेहनत करने वाले का हक सिर्फ मेहनत तक ही सीमित रहेगा, या उसे सम्मान भी मिलेगा? और इसी सवाल के साथ कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़े होने वाले थे। शहर हीरालाल के लिए किसी और दुनिया जैसा था। ऊंची इमारतें, तेज चलती गाड़ियां और लोगों की आंखों में अजनबियत। उसे लगा जैसे यहाँ हर कोई भाग रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं कि किस ओर। उसने पहली रात धर्मशाला में काटी, जहाँ कई और किसान भी ठहरे थे। कोई कर्ज के मुकदमे में, कोई जमीन के झगड़े में। सबकी कहानियां अलग थीं, लेकिन दर्द एक सा। हीरालाल चुपचाप सब सुनता रहा। उसे समझ आने लगा कि उसका संघर्ष अकेला नहीं है। हर गांव में कोई ना कोई रघुवीर सिंह है, और हर रघुवीर सिंह के सामने कोई ना कोई हीरालाल खड़ा होने की हिम्मत जुटा रहा है। उस रात उसे नींद कम आई, लेकिन सोच बहुत ज्यादा। उसे एहसास हुआ कि अदालत सिर्फ कागजों से नहीं चलती, बल्कि धैर्य और समझ से भी चलती है। अगले दिन वह तहसील पहुंचा। लंबी कतारें, फाइलों का ढेर और बाबुओं की बेरुखी। हर कोई उसे ऊपर से नीचे तक देखता, जैसे किसान होना ही कोई अपराध हो। उसने जब अपना मामला बताया तो एक बाबू ने बिना आंख उठाए कहा, वकील कर लो, नहीं तो सालों चक्कर काटोगे। वकील का नाम सुनते ही उसके मन में चिंता की लकीर खिंच गई। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे,
लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े वकील से हुई जो कोने में बैठा चाय पी रहा था। उस वकील की आंखों में थकान थी, लेकिन आवाज में ईमानदारी। उसने हीरालाल की बात सुनी और कहा, मामला मुश्किल है, लेकिन झूठ के पैर लंबे नहीं होते। उसने बहुत कम फीस पर केस लेने को हाँ कर दी। हीरालाल को पहली बार लगा कि शहर में भी इंसानियत पूरी तरह मरी नहीं है। गांव में इस बीच रघुवीर सिंह पूरी तैयारी में लग गया। उसने सोचा कि हीरालाल के शहर जाते ही बाकी किसान डर जाएंगे। उसने फिर से लगान की बात छेड़ी, पानी के नियमों को और सख्त किया। कुछ किसान टूटने लगे, लेकिन इस बार सब चुप नहीं थे। पीपल की चौपाल अब खाली नहीं रहती थी। लोग बिना बुलाए इकट्ठा हो जाते, बातें करते, डर बांटते। हीरालाल की अनुपस्थिति में भी उसकी बात जिंदा थी। यह बात रघुवीर सिंह को और परेशान कर रही थी। उसे समझ आ रहा था कि मामला अब सिर्फ एक आदमी का नहीं रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि अगर यह आग फैल गई तो उसे बुझाना आसान नहीं होगा। अदालत में पहली पेशी का दिन आया। हीरालाल साफ कपड़े पहनकर पहुंचा, लेकिन मन में हलचल थी। सामने रघुवीर सिंह का वकील खड़ा था, महंगे कपड़े, तेज आवाज और आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने हीरालाल को ऐसे देखा जैसे यह मुकदमा पहले ही जीत लिया हो। जज ने कागज देखे, तारीख दी और मामला आगे बढ़ गया। बाहर निकलते हुए हीरालाल को थोड़ा निराशा हुई, लेकिन बूढ़े वकील ने कहा, यही तरीका है, सच धीरे चलता है लेकिन रुकता नहीं। हीरालाल ने सिर हिलाया। वह समझ चुका था कि यह लड़ाई लंबी है और हर दिन जीत की उम्मीद रखना भी अपने आप में एक इम्तिहान है। गांव में एक दिन अचानक जमींदार के सिपाही एक किसान के घर बैल उठाने पहुंच गए। वजह वही पुरानी, बकाया। इस बार लोगों का सब्र टूट गया। कुछ किसान इकट्ठा हो गए, बात बढ़ी, आवाजें ऊंची हुईं। पहली बार किसी ने सिपाही का हाथ पकड़ लिया। बात मारपीट तक नहीं पहुंची, लेकिन माहौल बदल चुका था। रघुवीर सिंह को खबर मिली तो वह चौंक गया। उसे समझ में आने लगा कि हीरालाल भले गांव में न हो, लेकिन उसकी सोच हर घर में पहुंच चुकी है। उसने डराने की जगह अब समझौते की बातें सोचनी शुरू की, लेकिन उसका घमंड उसे पूरी तरह झुकने नहीं दे रहा था। अदालत में धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पुराने कागज, बुजुर्गों के बयान और जमींदार के वकील की जल्दबाजी, सब कुछ उसकी कहानी को कमजोर कर रहा था। एक दिन जज ने सख्त लहजे में पूछा कि इतने सालों तक यह जमीन विवाद में क्यों नहीं आई। उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। हीरालाल चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके भीतर एक उम्मीद जाग रही थी। उसे लगा जैसे हर पेशी के साथ उसका बोझ थोड़ा हल्का हो रहा है। गांव में लोग अब खुलकर बातें करने लगे थे। कुछ ने लगान पर सवाल उठाए, कुछ ने पानी के नियमों पर। रघुवीर सिंह पहली बार लोगों की आंखों में डर की जगह सवाल देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि सत्ता सिर्फ डर से नहीं चलती, और जब डर खत्म होने लगे तो सत्ता खुद डगमगाने लगती है। वह रातों को जागता, हिसाब लगाता, सोचता कि अगर अदालत का फैसला उसके खिलाफ गया तो क्या होगा। यह वही डर था जो वह सालों से दूसरों के दिल में बोता आया था। एक शाम अदालत से लौटते हुए हीरालाल ने शहर के मंदिर में माथा टेका। उसने भगवान से जीत नहीं मांगी, बस सच के साथ खड़े रहने की ताकत मांगी। उसे पता था कि फैसला जो भी हो, वह पहले वाला इंसान नहीं रहेगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, शहर की भीड़, शोर और रोशनी, और फिर मन ही मन सोचा कि असली लड़ाई वही नहीं, बल्कि उस गांव में है जहां लोग अब अपनी चुप्पी से बाहर निकल रहे हैं। कहानी अभी आधी भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इतना तय हो चुका था कि चाहे अंत जो भी हो, सोहनपुर पहले जैसा नहीं रहने वाला था। अदालत की तारीखों के बीच का समय हीरालाल के लिए सबसे कठिन था। हर पेशी के बाद वह शहर की गलियों में यूं ही भटकता, जैसे अपने भीतर उठते सवालों से भाग रहा हो। कभी किसी चाय की दुकान पर बैठकर लोगों की बातें सुनता, कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर गांव को याद करता। उसे अपने खेत, बैलों की घंटियां और सुबह की ठंडी हवा बहुत याद आती। शहर में सब कुछ तेज था, लेकिन आत्मा को छू लेने वाली सादगी नहीं थी। कई बार उसे लगता कि क्या वह सच में सही कर रहा है, क्या यह लड़ाई उसकी ताकत से ज्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन फिर उसे उन किसानों के चेहरे याद आते
जो पहली बार सीधे खड़े होकर बात करने लगे थे, वही यादें उसे फिर से मजबूत बना देती। उसे समझ आने लगा था कि डर का इलाज लड़ाई नहीं, भरोसा है, खुद पर और सच पर। इधर गांव में हालात धीरे धीरे करवट ले रहे थे। रघुवीर सिंह ने खुले तौर पर सख्ती कम कर दी थी, लेकिन उसकी चालाकी कम नहीं हुई थी। वह अब सीधे आदेश नहीं देता, बल्कि पंचायत और कागजों के जरिए अपनी बात मनवाने की कोशिश करता। उसने कुछ किसानों को लालच दिया, कम लगान, ज्यादा पानी, बस शर्त यही कि वे हीरालाल के खिलाफ बयान दें। कुछ लोग डगमगाए भी, लेकिन ज्यादातर ने चुप रहना चुना। यह चुप्पी डर की नहीं थी, बल्कि सोच समझकर लिया गया फैसला थी। लोग अब समझने लगे थे कि जमींदार की हर सुविधा अस्थायी होती है, लेकिन अपनी इज्जत स्थायी। पीपल की चौपाल अब डर का नहीं, चर्चा का केंद्र बन चुकी थी। एक दिन अदालत में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रघुवीर सिंह के पुराने मुनीम ने गवाही देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि अब उसकी उम्र इतनी हो गई है कि झूठ का बोझ और नहीं उठा सकता। अदालत में सन्नाटा छा गया। रघुवीर सिंह का चेहरा उतर गया और उसका वकील पहली बार हड़बड़ाता दिखा। हीरालाल ने यह सब देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके भीतर एक गहरी शांति उतर रही थी, जैसे बरसों बाद किसी सूखे कुएं में पानी रिसने लगा हो। जज ने अगली तारीख दी, लेकिन सब समझ चुके थे कि मामला अब एक तरफा नहीं रहा। गांव में जब यह खबर पहुंची तो लोगों के बीच एक अलग ही ऊर्जा फैल गई। किसी ने ढोल नहीं बजाया, ना ही कोई जश्न मनाया, लेकिन आंखों में चमक थी। कई बुजुर्गों ने पहली बार खुलकर कहा कि उन्होंने भी वर्षों पहले ऐसे ही अन्याय देखे थे, लेकिन डर के कारण कभी बोले नहीं। अब उन्हें पछतावा हो रहा था, लेकिन साथ ही राहत भी थी कि नई पीढ़ी चुप नहीं है। रघुवीर सिंह यह सब देख रहा था और भीतर ही भीतर टूट रहा था। उसकी हवेली अब पहले जैसी मजबूत नहीं लगती थी। दीवारें वही थीं, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की दरारें पड़ चुकी थीं। अदालत में अंतिम सुनवाई का दिन नजदीक आ रहा था। हीरालाल की बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन अब वह उसे स्वीकार करना सीख चुका था। उसने बूढ़े वकील से कहा, फैसला जो भी हो, आपने मेरा साथ दिया, यही बहुत है। वकील मुस्कुराया और बोला, मैंने सच का साथ दिया है, किसान का नहीं। यह बात हीरालाल के दिल में उतर गई। उसे लगा जैसे इस लड़ाई ने उसे सिर्फ हक के लिए खड़ा होना नहीं सिखाया, बल्कि इंसान को इंसान समझना भी सिखाया है। उधर रघुवीर सिंह ने आखिरी कोशिश के तौर पर समझौते का संदेश भिजवाया। उसने कहा कि अगर हीरालाल मुकदमा वापस ले ले तो वह उसे जमीन पर पक्का हक दे देगा। यह प्रस्ताव सुनकर हीरालाल कुछ देर चुप रहा। यह वही चीज थी जिसके लिए वह लड़ रहा था, लेकिन रास्ता गलत था। उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अब यह मामला सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव का है और इसका फैसला अदालत ही करेगी। यह जवाब सुनकर रघुवीर सिंह को पहली बार महसूस हुआ कि वह सच में हार सकता है। फैसले वाले दिन अदालत खचाखच भरी थी। जज ने लंबा आदेश पढ़ा, कागजों, गवाहों और तथ्यों का जिक्र किया। अंत में फैसला आया। जमीन पर जमींदार का दावा अवैध पाया गया और किसानों के पक्ष में निर्णय हुआ। कुछ पल तक किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। फिर धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने साफ होने लगी। हीरालाल की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू रोक लिए। यह जीत आंसुओं की नहीं, आत्मसम्मान की थी। रघुवीर सिंह कुर्सी पर बैठा रह गया, जैसे उसके भीतर कुछ टूटकर बिखर गया हो। जब हीरालाल गांव लौटा तो कोई ढोल नगाड़ा नहीं था, न कोई बड़ा स्वागत। लोग बस अपने अपने घरों से निकलकर उसे देखने लगे। किसी ने उसके पैर छुए, किसी ने चुपचाप उसका कंधा थपथपाया। हीरालाल ने सबको देखा और बस इतना कहा, यह मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। सोहनपुर की हवा उस दिन सच में बदली हुई थी। खेत वही थे, रास्ते वही थे, लेकिन लोगों के सिर अब झुके हुए नहीं थे। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, लेकिन यह तय हो चुका था कि अब इस गांव में अन्याय को चुपचाप सहने की परंपरा टूट चुकी है, और यही इस संघर्ष की सबसे बड़ी जीत थी। फैसले के बाद के दिन सोहनपुर के लिए किसी नए सवेरे जैसे थे, लेकिन यह सवेरा शोर से नहीं, एक गहरी और ठहरी हुई शांति से भरा था। लोग अब भी उसी तरह खेतों में जाते, बैलों को जोतते, कुएं से पानी खींचते थे,
पर हर काम में एक अलग आत्मविश्वास झलकता था। पहले जहां खेत में हल चलाते समय भी मन में डर बैठा रहता था कि कहीं जमींदार का आदमी आ न जाए, अब वही किसान सीधी पीठ करके काम करता था। हीरालाल खुद भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि गांव की मिट्टी अब पहले से ज्यादा मजबूत है, जैसे उसने भी अन्याय सहते सहते एक सीमा तय कर ली हो। रात को जब वह अपने आंगन में चारपाई पर लेटता तो आसमान पहले जैसा ही होता, लेकिन उसके नीचे खड़ा आदमी बदल चुका था। अब उसे नींद में भी डर नहीं आता था, सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास होता था कि यह जो बदलाव आया है इसे संभाल कर रखना है। रघुवीर सिंह के लिए ये दिन सबसे कठिन थे। अदालत के फैसले ने उससे जमीन का दावा ही नहीं छीना था, बल्कि उसका वह अदृश्य ताज भी गिरा दिया था जो सालों से उसके सिर पर टिका था। लोग अब उसे देखकर सिर नहीं झुकाते थे, न ही उसकी हवेली के सामने से गुजरते वक्त कदम तेज करते थे। वह पहली बार समझ पा रहा था कि डर से मिली इज्जत असल में इज्जत नहीं होती। रात के सन्नाटे में वह अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करता, जब एक इशारे पर पूरा गांव हिल जाता था। अब वही इशारे हवा में लटक जाते थे। उसके अपने लोग, मुनीम और सिपाही भी अब पहले जैसे वफादार नहीं रहे थे। सबको अपना भविष्य दिखाई देने लगा था, और उस भविष्य में रघुवीर सिंह अकेला खड़ा दिखता था। यह अकेलापन उसे अंदर से खोखला कर रहा था। गांव की चौपाल अब एक नई पहचान ले चुकी थी। वहां सिर्फ पंचायत या झगड़ों की बातें नहीं होती थीं, बल्कि खेती के नए तरीकों, बच्चों की पढ़ाई और आने वाले समय पर भी चर्चा होने लगी थी। कुछ युवाओं ने शहर जाकर पढ़ने की इच्छा जताई तो बुजुर्गों ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि समझाया कि पढ़ लिख कर लौटना ताकि गांव और मजबूत बन सके। हीरालाल अक्सर चुपचाप इन बैठकों में बैठता और सबकी बातें सुनता। वह जानता था कि हर आवाज जरूरी है, क्योंकि कभी उसकी आवाज भी अनसुनी कर दी गई थी। उसे यह भी समझ आ रहा था कि बदलाव सिर्फ एक फैसले से नहीं आता, उसे रोज निभाना पड़ता है। एक गलत कदम फिर से डर को वापस बुला सकता है, और वह यह गलती नहीं करना चाहता था। कुछ महीनों बाद जमींदारी व्यवस्था से जुड़े पुराने कागजों की जांच शुरू हुई। सरकारी अफसर गांव आए, नाप जोख हुई, सीमाएं तय की गईं। पहले ये सब देखकर किसान घबरा जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सवाल पूछे, कागज देखे और अपनी बात रखी। अफसर भी हैरान थे कि जिस गांव को वे हमेशा दबा हुआ समझते थे, वहां अब इतनी जागरूकता कैसे आ गई। हीरालाल ने किसी को उकसाया नहीं, बस इतना कहा कि जो तुम्हारा है उसे समझो और संभालो। यह बात लोगों के दिल में बैठ गई। अब जमीन सिर्फ रोजी का साधन नहीं रही थी, बल्कि सम्मान का प्रतीक बन चुकी थी। रघुवीर सिंह ने एक दिन हीरालाल से मिलने की इच्छा जताई। यह खबर पूरे गांव में फैल गई, लेकिन इस बार उत्सुकता थी, डर नहीं। दोनों की मुलाकात उसी हवेली में हुई जहां कभी किसान सिर झुकाकर खड़े रहते थे। रघुवीर सिंह थका हुआ लग रहा था, उम्र अचानक बढ़ गई थी। उसने बहुत कुछ कहा, परिस्थितियां, परंपराएं और अपनी मजबूरी। हीरालाल ने शांति से सब सुना। उसने कोई कटु शब्द नहीं बोले, ना ही पुराने घाव कुरेदे। उसने बस इतना कहा कि समय बदलता है और जो उसे समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। यह बातचीत किसी समझौते पर नहीं, एक सच्चाई पर खत्म हुई कि डर के सहारे बना रिश्ता कभी टिकाऊ नहीं होता। रघुवीर सिंह पहली बार बिना गुस्से के चुपचाप बैठा रहा। समय के साथ गांव में छोटे छोटे बदलाव बड़े रूप लेने लगे। बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल शुरू हुआ, जिसमें पढ़ाने के लिए पास के कस्बे से एक शिक्षक आने लगा। महिलाएं, जो पहले पर्दे और चुप्पी में रहती थीं, अब पानी, रास्ते और स्कूल की बातों में अपनी राय देने लगी। हीरालाल की पत्नी भी अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी। वह दूसरी महिलाओं के साथ बैठकर भविष्य की बातें करती, और हीरालाल यह देखकर मन ही मन मुस्कुराता। उसे लगता कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उन सब की थी जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई थी। लेकिन बदलाव का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। एक बार फिर कुछ बाहरी लोग आए, जिन्होंने किसानों को नए कर्ज और बड़े सपनों का लालच दिया। इस बार गांव ने आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया। चौपाल में लंबी चर्चा हुई, सवाल पूछे गए, और आखिरकार फैसला लिया गया कि बिना समझे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। यह वही गांव था जहां कभी जमींदार का एक आदेश सब कुछ तय कर देता था। हीरालाल ने महसूस किया कि असली जीत यही है, सोचने की आज़ादी।
उसे गर्व हुआ, लेकिन उसने इसे सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वह जानता था कि घमंड भी एक तरह का जमींदार ही होता है। एक शाम खेतों से लौटते हुए हीरालाल रुका और दूर तक फैले खेतों को देखने लगा। सूरज ढल रहा था, आसमान में वही पुरानी लालिमा थी, लेकिन उसके भीतर एक नया उजाला था। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी एक पूरे चक्र से गुजरकर यहाँ पहुंची है। उसने न किसी को हराया था, न किसी को नीचा दिखाया था, बस सच के साथ खड़ा रहा था। सोहनपुर अब सिर्फ उसका गांव नहीं, एक मिसाल बन चुका था। ऐसी मिसाल जहां डर ने हार मानी थी और आत्मसम्मान ने जगह बना ली थी। कहानी यहीं थमती नहीं, क्योंकि ऐसे बदलाव कभी खत्म नहीं होते। वे बस अगली पीढ़ी के हाथों में सौंप दिए जाते हैं, और यही इस संघर्ष की असली विरासत थी। समय आगे बढ़ा और सोहनपुर में बदलाव अब सिर्फ महसूस नहीं होते थे, दिखने भी लगे थे। जिन रास्तों पर पहले लोग सिर झुकाकर चलते थे, अब वहीं ठहरकर बातें होने लगी थीं। किसान अब सिर्फ अपने खेत तक सीमित नहीं रहते थे, वे मौसम, बाजार और फसल के दामों पर खुलकर चर्चा करते। पहले जो निर्णय ऊपर से थोप दिए जाते थे, अब वे गांव की चौपाल में तय होते। हीरालाल इन सब के बीच खुद को किसी नेता की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण किसान की तरह ही रखता। वह जानता था कि अगर वह अलग दिखने लगा तो वही दूरी पैदा हो जाएगी जिससे यह संघर्ष शुरू हुआ था। वह खेत में सबसे पहले पहुंचता, सबसे बाद में लौटता, ताकि कोई यह न कह सके कि उसने लड़ाई के बाद खुद को ऊपर समझ लिया। उसके लिए सबसे बड़ी जीत यही थी कि अब लोग एक दूसरे की आंखों में देखकर बात करते थे। रघुवीर सिंह का जीवन अब एक अजीब मोड़ पर आ गया था। हवेली में सन्नाटा रहने लगा था। जो पहले सिर्फ रातों में होता था, अब दिन में भी फैल गया था। जिन लोगों की आवाजें, हंसी और आदेश वहां गूंजते थे, वे अब या तो चले गए थे या खामोश हो गए थे। उसने कई बार सोचा कि शहर जाकर बस जाए, लेकिन यह जमीन, यह हवेली, उसका अतीत सब उसे बांधे हुए थे। कभी कभी वह अपने आंगन में बैठकर दूर खेतों की ओर देखता, जहां किसान बेखौफ काम कर रहे होते। उसे यह स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि जिसे वह अपनी ताकत समझता था, वही अब उसकी कमजोरी बन चुकी है। भीतर कहीं एक पछतावा जन्म ले रहा था, लेकिन वर्षों का अहंकार उसे खुलकर बदलने नहीं दे रहा था। इसी दौरान आसपास के गांवों से लोग सोहनपुर आने लगे। कोई सलाह लेने, कोई सिर्फ देखने कि यहाँ ऐसा क्या हुआ जो डर की जंजीरें टूट गईं। चौपाल पर अब बाहरी लोग भी बैठने लगे और सोहनपुर की कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। हीरालाल इन बातों से खुश तो होता, लेकिन सावधान भी रहता। वह बार बार कहता कि यह कोई चमत्कार नहीं था, बस सच के साथ खड़े रहने की हिम्मत थी। कुछ लोग उससे उम्मीद करने लगे कि वह आगे चलकर पंचायत या किसी बड़े मंच पर नेतृत्व करे, लेकिन वह हर बार यही कहता कि अगर एक आदमी पर सब कुछ टिक गया तो बाकी लोग फिर चुप हो जाएंगे। उसकी यह सोच गांव वालों को पहले अजीब लगती, लेकिन धीरे धीरे वे समझने लगे कि असली ताकत साझा जिम्मेदारी में है। गांव में एक नई चुनौती तब आई जब सूखे के आसार दिखने लगे। बारिश कम हुई, कुओं का पानी नीचे जाने लगा। पहले ऐसे समय में जमींदार तय करता था कि किसे कितना पानी मिलेगा, लेकिन अब यह फैसला सबको मिलकर करना था। कई दिनों तक बहस चली, तर्क वितर्क हुए, कभी कभी आवाजें भी ऊंची हो गईं। हीरालाल ने किसी का पक्ष नहीं लिया, बस इतना कहा कि पानी जितना सबका है, उतनी ही जिम्मेदारी भी सबकी है। अंततः यह तय हुआ कि पानी का उपयोग साझा नियमों से होगा और कोई भी अकेले ज्यादा नहीं लेगा। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन इसे निभाने की कोशिश ने लोगों को और करीब ला दिया। संकट ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और जोड़ दिया। रघुवीर सिंह ने यह सब देखा और पहली बार उसे लगा कि शायद बदलाव को रोकने की बजाय उसे समझना ज्यादा बेहतर होता। उसने अपने कुछ पुराने कागज निकलवाए, जिनमें उसके पिता और दादा के जमाने की कहानियां थीं। उसने पाया कि कभी उसके परिवार ने भी किसानों के साथ मिलकर काम किया था, डर के सहारे नहीं। यह एहसास उसके लिए भारी था। उसने धीरे धीरे अपने कुछ फैसले बदले। कुछ जमीनें जो बेकार पड़ी थीं, उन्हें पट्टे पर देने की बात सोची। गांव वालों ने इस कदम को शक की नजर से देखा, लेकिन हीरालाल ने कहा कि हर इंसान को बदलने का मौका मिलना चाहिए, बशर्ते वह बदलाव सच से आए। यह बात सुनकर रघुवीर सिंह को पहली बार लगा
कि शायद उसने पूरी तरह सब कुछ नहीं खोया है। समय के साथ नई पीढ़ी बड़ी होने लगी। बच्चे जिन्होंने जमींदारी का डर सिर्फ कहानियों में सुना था, अब सवाल पूछने लगे थे, क्यों कोई ऊपर होता है, क्यों कोई नीचे। शिक्षक इन सवालों से घबराते नहीं थे, बल्कि उन्हें सोचने की आज़ादी देते थे। हीरालाल जब स्कूल के पास से गुजरता और बच्चों की आवाज़ें सुनता, तो उसे लगता कि उसकी लड़ाई का असली फल यही है। यह वही बच्चे थे जो आगे चलकर किसी नए अन्याय के सामने चुप नहीं रहेंगे। यह सोचकर उसे संतोष मिलता, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी महसूस होता कि इस आज़ादी को सही दिशा देनी होगी। एक दिन गांव में खबर आई कि रघुवीर सिंह बीमार है। यह सुनकर कई लोग चुप रहे, कुछ ने कड़वी बातें भी कहीं, लेकिन हीरालाल उसके हालचाल पूछने पहुंचा। यह मुलाकात अजीब थी। दोनों के बीच न दुश्मनी थी न दोस्ती, बस एक साझा इतिहास। रघुवीर सिंह ने धीमी आवाज में कहा कि उसे अब समझ आने लगा है कि ताकत का असली मतलब क्या होता है। हीरालाल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके पास बैठा रहा। कभी कभी किसी के साथ चुपचाप बैठना भी बहुत कुछ कह देता है। उस दिन के बाद गांव में रघुवीर सिंह को लेकर बातें बदलने लगी। नफरत न डर, बस दूरी। एक शाम जब सूरज खेतों के पीछे डूब रहा था, हीरालाल फिर वहीं रुका जहां वह अक्सर रुकता था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि यह संघर्ष किसी एक अंत तक पहुंचने के लिए नहीं था, बल्कि एक रास्ता खोलने के लिए था। रास्ता अब खुल चुका था और उस पर चलना आने वाली पीढ़ियों का काम था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि अगर कभी फिर अंधेरा घिरा तो इस गांव को याद रहेगा कि उसने एक बार डर को हराया था। और यही याद, यही साहस सोहनपुर की सबसे बड़ी पूंजी बन चुका था।